अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है और आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, परफेक्ट हैं। अगर किसी भी वजह से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मिस तानिया ने कराची से शेयर की है। ये बताती हैं कि मौजूदा दौर में ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच के अंदर रहा करती हैं, लेकिन इससे पहले 2006 में जब इनका जो घर था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था या इसकी तामीरात चल रही थी, तो कुछ अरसे के लिए इनकी एक खाला का घर था जो कि बफर जोन के अंदर मौजूद था और पिछले तकरीबन 10 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली था। तो इन लोगों ने वहाँ पे शिफ्टिंग की थी क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जब तक इनका जो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला घर है वो तामीर ना हो जाए तब तक बफर जोन के इस घर में गुजारा करें। ये जो घर था ये 3 मंजिला घर था और इसकी तीनों जो मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पे खाली थी। जब से ये लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे तब से ही कुछ अजीब सी वाइब्स थी जो इनको आया करती थी और एक अजीब सा वीराना सा था जो उस घर के अंदर मौजूद था। ये बताती है कि दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, ग्राउंड फ्लोर पे हमारी दादी थी और जो ऊपर के फ्लोर से वहाँ पे हमारे चचा वगैरह रहा करते थे। तो मैं अपने रूम के अंदर सो रही थी और मेरी आदत थी कि जब भी मैं सोया करती थी तो दरवाजे को अंदर से लॉक करके सोया करती थी। अब ये जो रूम था इसमें खिड़कियां तो मौजूद थीं, लेकिन खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई थी और वहां से बाहर जाना या अंदर आना नामुमकिन था। खैर, मुझे सुबह अपने स्कूल या कॉलेज जाना था और मैं ये सोच के सोई थी कि सुबह 6 बजे तक मुझे उठना है। अब मैं इत्तेफाक से अलार्म लगाना भूल गई और मेरी आंख लग गई। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही सुबह के 6 बजे तो मेरी जो आंख थी वो खुद से नहीं खुली थी। मेरे कमरे के अंदर मेरी मदर मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने मुझे हिला के उठाया था। अब जैसे ही मैंने अपनी मदर को अपने रूम के अंदर देखा तो जैसे कि नींद में हुआ करता है, मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 मिनट मजीद सोने दें। ऐसा ही हुआ कि 5 मिनट तक वो पीछे हट गईं और ठीक 5 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा से मेरे कंधे से मुझे हिला के उठाना शुरू कर दिया। खैर, अब के बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने उनको कहा कि बस 2 मिनट दें, मैं उठ रही हूं। अब ये कहने के बाद जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरा जो रूम था ये तो अंदर से लॉक था, तो जो मेरी मदर थी वो भला रूम के अंदर कैसे आई थी। अब जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया तो मैंने फौरन से आंखें खोली और अपने रूम में अपनी मदर की तरफ देखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बराबर में देखा तो वहां पे न मेरी मदर मौजूद थी और ना ही उनकी कोई निशानी मौजूद थी। अब मैं जल्दी से खड़ी हुई और खड़े होने के बाद मैंने दोबारा से जो दरवाज़ा था उसको चेक किया तो अब तक दरवाजे की अंदर की कुंडी लगी हुई थी और कुंडी खोले बगैर इस रूम के अंदर मेरी मदर का आना नामुमकिन था। अब मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। खैर, मैं उठी और वॉशरूम वगैरह से फ्री होने के बाद जब मैं तैयार होके बाहर निकली तो मेरी मदर किचन के अंदर मौजूद थी और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। जैसे ही मेरी मदर ने मुझे देखा और बिल्कुल तैयार हुए हुए देखा तो वो हैरान होने लगी कि भला बगैर अलार्म लगाए आज तुम खुद से कैसे उठ गई। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा
तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, क्या आप मेरे कमरे में मुझे उठाने के लिए अंदर आई थी? वो कहने लगी कि मैं अंदर आना चाहती थी, लेकिन जो तुम्हारा दरवाज़ा था वो अंदर से बंद हुआ था। खैर, जब मैंने तुम्हारा दरवाज़ा बंद देखा तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसने अलार्म लगाया हो, और जब अलार्म बजेगा तो खुद ब खुद उठ जाएगी। ये देख के मैं वापस किचन में आ गई थी और तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। ये जो वाकया था ये बड़ा अजीब वाकया था और मेरी बिल्कुल समझ से बाहर था कि अगर ये जो दरवाज़ा था ये अंदर से बंद था, इसमें कुंडी लगी हुई थी, तो बिला आखिर जो मेरी मदर के रूप में औरत आई थी जिसने मुझे सोते से उठाया था, आखिर वो कौन थी? इसी तरह कुछ मजीद दिन गुजरे और कुछ मजीद दिन गुजरने के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरा भाई था वो किसी काम से या खेलने के लिए अपने दोस्तों में गया हुआ था। जब वो खेलने के बाद वापस आया तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि इसके जो दोस्त थे वो हमारे घर के अंदर आ जाते थे, और ना सिर्फ आ जाते थे, बैठ के बातें किया करते थे। तो वैसे ही मेरा भाई जब अपने दोस्तों के साथ वापस आया तो ये सारे के सारे लड़के छत की तरफ रवाना हो गए। इनका ये ख्याल था कि छत पे थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, और जैसे ही कुछ टाइम गुजर जाएगा तो वापस सारे लड़के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मेरा भाई जब ऊपर जा रहा था तो स्टेयर्स से चढ़ते चढ़ते उसने मुझे बोला कि आप ही अगर पॉसिबल हो तो मेरे दोस्तों के लिए चाय बना देना। अब जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने कहा ठीक है, तुम ऊपर जाओ, जब मैं चाय बना दूंगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी, तुम नीचे आके चाय ले जाना। अब ये कहने के बाद वो अपने दोस्तों के हमरा ऊपर की तरफ चला गया। अब ये जो छत थी, अगर आपको छत के ऊपर जाना हो तो छत से पहले एक लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। सबसे पहले उस ग्रिल का ताला खोलना होता था, और ताला खोलने के बाद ग्रिल को हटा के आप अंदर जा सकते थे। खैर, जैसे ही मेरा भाई उस ग्रिल के करीब पहुंचा तो वो बताता है कि उसने देखा कि ये जो छत है, इस छत के दरमियान में एक चेयर रखी हुई है, और उस चेयर के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। मेरे जो कपड़े हैं वो रेड कलर के कपड़े हैं, और मैं बाकायदा अपने बालों को खोल के छत के दरमियान में उस चेयर के ऊपर बैठी हुई हूँ। अब जैसे ही मेरे भाई ने छत के दरमियान में मुझे बैठे हुए देखा तो इससे पहले कि वो ताला खोलता और छत के ऊपर एंटर होता, उसको याद आ गया कि अभी नीचे से वो मुझे चाय का बोल के गया था। अगर मैं नीचे मौजूद थी तो इस छत के दरमियान में जो लड़की मेरे रूप में बैठी हुई थी, फिर वो कौन थी? खैर, मेरे भाई ने तमाम दोस्तों को बोला कि यार अभी छत पे नहीं जा सकते, बेहतर है कि हम लोग गली में चल के सामने बैठ जाते हैं। और जब मेरा भाई नीचे उतर रहा था तो वो बाकायदा मुझसे मिलता हुआ गया, और उसने मुझे कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि जब वो आधे घंटे के बाद वापस आया तो उसने बताया कि आपके ही रूप में एक लड़की को मैंने छत के ऊपर बैठे हुए देखा था। इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजरे, और कुछ मज़ीद दिन गुजरने के बाद इत्तफाक से जो हमारी दादी थी वो किसी काम से अपनी बहन के यहाँ, यानी हमारी दूसरी दादी के घर रुकने गई हुई थी। अब जब भी हमारी दादी अपनी बहन के घर जाया करती थी तो कम से कम 2 या 3 दिन वहाँ पे स्पेंड किया करती थी। खैर, जिस रात दादी अपनी बहन के घर गई हुई थी उसी रात इत्तफाक से जो मेरे फादर थे वो सहन के अंदर बैठे हुए कोई काम कर रहे थे। बाबा को काम करते करते रात के तकरीबन 1 या सवा 1 बजे का टाइम हो चुका था। बाबा बताते हैं कि अभी मैं काम के ऊपर फोकस कर रहा था और मेरा जो ध्यान था वो अपनी मशीनरी या अपने सामान की तरफ था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्टेयर ने उधर से कोई उतरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं समझा कि शायद मेरी भाभी होंगी या मेरे भाई होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जब बाबा ने स्टेयर्स की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि जो हमारी दादी हैं
वो स्टेयर से उतरती हुई नीचे कमरे के अंदर एंटर हो गई हैं। अब जब बाबा ने दादी को नीचे उतरते हुए कमरे के अंदर जाते हुए देखा तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो भूल चुके थे कि जो उनकी अम्मी हैं यानी जो हमारी दादी हैं वो किसी और घर में किसी और के यहाँ रुकने गई हुई हैं। खैर कुछ देर के बाद जब मेरे फादर का काम खत्म हुआ और वो घर के अंदर यानी कमरे के अंदर वापस आए तो उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि अम्मी क्या अपनी बहन के गई हुई हैं। मेरी मदर ने कहा कि हाँ, आज वो अपनी बहन के घर रुकने गई हुई हैं। बाबा बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपनी वालदा को यानी हमारी दादी को स्टेयर से उतरते हुए और कमरे के अंदर एंटर होते हुए देखा है। तकरीबन 6 महीने तक हम उस घर के अंदर रहे और इन 6 महीनों में हमारे साथ मुतादिद बार इस तरह के वाकयात पेश आए। अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारा घर तामीर हो गया और हम वापस अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद के घर में शिफ्ट हो गए तो उसके बाद ना इस तरह के वाकयात पेश आए और ना ही किसी का हमशक्ल हमें नजर आया। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये स्टोरी अमीन साहब ने कराची से शेयर की है और ये जो वाकया है ये इनके परदादा के साथ 1965 में पेश आया था। इनके जो परदादा थे वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे या फिर एक वॉचमैन की तरह जॉब किया करते थे। इनकी जो नेचर ऑफ जॉब थी उसके मुताबिक ये शाम के 5 बजे से रात के तकरीबन 3 बजे तक ड्यूटी दिया करते थे। अब क्योंकि ये बहुत पुराना दौर था तो उस दौर में ना इतनी बसें हुआ करती थी ना ही इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। इनकी जो रिहाइश थी वो लियाकताबाद के अंदर मौजूद थी, जबकि जहाँ पे काम करने के लिए जाया करते थे वो नुमाइश का एरिया था। तो अक्सर ऐसा होता कि इनको सवारी नहीं मिलती और ये पैदल ही अपने घर की तरफ आया करते थे। अब पुराना दौर था, इतने ज़्यादा मकान नहीं थे, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी। इनके परदादा बताते हैं कि उस दौर में अगर आप लालू खेत से हाईवे की तरफ देखें तो ना ही फेडरल बी एरिया में इतने मकान मौजूद थे और ना ही उसके आगे का जो इलाका था वहाँ पे इतनी आबादी मौजूद थी। लालू खेत से खड़े होके आप समझ लें कि नागन तक का जो हिस्सा था वो मैदानी इलाका था और इक्का दुक्का मकानात जगह जगह बने हुए थे। खैर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के टाइम जब ये वापसी के लिए निकले तो ये पैदल चलते हुए लालू खेत की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह है जिसे 3 हट्टी के नाम से जाना जाता है। तो जो 3 हट्टी थी वो चौराहा या वो जगह आई। अब 3 हट्टी के बाद का जो हिस्सा था वहाँ पे भी इतनी आबादी नहीं थी और ज़्यादातर खाली हिस्सा था। तो जैसे ही ये 3 हट्टी से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनको एकदम से अपने लेफ्ट या राइट साइड से शहनाइयों की या गाने बजाने की आवाज़ें आना शुरू हुई। अब जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़े वैसे वैसे ये जो शहनाई थी इसकी आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का शादी का प्रोग्राम हो रहा है। और मज़ीद आगे बढ़े तो शहनाई के साथ साथ ढोल की और बाकायदा लोगों के डांस करने की या शोर करने की आवाज़ें आना शुरू हुई। अब ये शहनाई की, ढोल की या इस तरह की आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन ये शादी कहाँ पे हो रही थी ये जगह अब तक नज़र नहीं आ रही थी। अब क्योंकि जो नीचे का हिस्सा था वहाँ पे उस वक्त भी एक नदी मौजूद थी तो इन्होंने इत्तफाक से उस तरफ नहीं देखा और सीधे सीधे चलते चले गए। अब जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो एकदम से जब इन्होंने पीछे की तरफ पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि जो हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तंबू लगा हुआ है जिसे आप टेंट भी कह सकते हैं या शामियाना कहा जाता है। अब इनको अंदाज़ा हुआ कि ये जो शहनाई की या ढोल की आवाज़ आ रही थी वो बेसिकली यहाँ से आ रही थी। अब ये वहाँ पे खड़े हुए उसके ऊपर गौर ही कर रहे थे कि इसी दौरानिए में एक बहुत लंबा सा आदमी इनके सामने आया और वो आते ही इनसे गले मिलने लगा। ये बड़ा हैरान थे कि आखिर ये कौन आदमी है जिसको मैं जानता तक नहीं,
लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होके ना सिर्फ मुझसे गले मिल रहा है, बल्कि मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा हैरान थे और इस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरानिए में ये जो आदमी था, इसने कहा कि अब्दुल करीम साहब आए, आके हमारे साथ शादी में शामिल हो जाएं। अब जब इस आदमी ने इनके परदादा का नाम लिया तो ये हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आदमी है जिसको ना मैं पहचानता हूँ, ना मुझे जिसकी शक्ल याद आ रही है, ना ही मैं इससे पहले कभी इससे मिला हूँ, लेकिन ये मेरा नाम भी जानता है और मुझसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होके मुझे शादी में इनवाइट कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि रात के इस पहर में, जबकि फजर की अजान होने ही वाली है, तो एक ऐसी शादी है जो इतनी रात में हो रही है और इतनी रात में लोग ढोल बजा रहे हैं, शहनाई बज रही है। हालांकि उस दौर में लोग रात में शादी करने से परहेज किया करते थे। लोगों की कोशिश होती थी कि दिन के औकात में ही शादी का प्रोग्राम अंजाम पा जाए। आज जब उस आदमी ने इनका नाम लिया और वो इनको मजबूर करने लगा कि मेरे साथ शादी में चलें, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे ऑलरेडी देर हो चुकी है, मैं वैसे ही ड्यूटी से वापस आ रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी, आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, अब आप मुझे जाने दें ताकि मैं अपने घर वालों के पास पहुँच सकूँ। जब इन्होंने इस तरह से कहा तो वो जो आदमी था वो इनसे कहने लगा कि अगर आपको शादी में नहीं जाना तो कम से कम थोड़ी देर रुक के खाना ही खा लें। हालांकि इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि खाने की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और इनका दिल भी चाह रहा था कि ये आगे बढ़ें और जो भी खाना मौजूद है उससे मुस्तफीद हो जाएं। लेकिन फिर भी शर्म के मारे इन्होंने कहा कि भाई शायद आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपको अब तक नहीं पहचाना। ये सुनने के बाद वो जो आदमी था वो कहने लगा कि मुझे पहचानने की या मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे घर में हमारे बेटे की शादी है और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप मेरे साथ चलें और चल के खाना खा लें। अब जब उसने दोबारा से इसरार किया और वो खाना खाने की जिद करने लगा तो इनके जो दादा थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि अगर आपके पास खाना ज़्यादा मौजूद है तो थोड़ा सा खाना मुझे पैक करके दे दें, मैं या तो घर जाके खा लूँगा या फिर कल सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल कर लूँगा। ये सुनने के बाद वो जो आदमी था वो कहने लगा कि चलें आप यहाँ पे वेट करें, मैं जाता हूँ और आपके लिए खाना बांध के ला देता हूँ। वो आदमी उस तंबू की तरफ या उस स्टैंड की तरफ गया और ठीक 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में बहुत सारा खाना मौजूद था जो कि थैलियों के अंदर पैक था और उसने ये जो खाना था इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि कोशिश करें इसको अभी जाके खा लें, हो सकता है कि ये जो खाना है वो सुबह तक खराब हो जाए। खैर इनके दादा ने वो खाना लिया और खाना लेने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अब जब इनके दादा घर पहुंचे तो फजर की अजान होने में मुश्किल से आधा घंटा बाकी था और जब ये घर पहुंचे तो घर पहुंच के मुंह वगैरह धोने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं और जैसे ही वो लेटे इनको फौरन से नींद आ गई। खैर अगले दिन जब इनकी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। इनको एकदम से याद आया कि रात में एक मोहसिन मिला था जिसने अपनी शादी का खाना मुझे पार्सल दिया था। ये अपनी बेगम से कहने लगे कि सामने एक थैली रखी हुई है, उसके अंदर बहुत सारा खाना मौजूद है, तुम पहले उस खाने को निकालो, उसको गर्म करो और मुझे खाने के लिए दे दो। अब ये सुनने के बाद जो इनकी दादी थी जब वो खाना लेने के लिए थैली के पास गईं और उन्होंने उस थैली को खोला तो बताती हैं कि उस थैली के अंदर खाने के बजाय बहुत सारी हड्डियां मौजूद थीं, इसके साथ साथ बहुत सारी गलाजत भरी हुई थी और जैसे ही उन्होंने इस थैली को खोला तो उनको एकदम से घिन आने लगी। वो कहने लगी कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, इस थैली में खाना थोड़ी मौजूद है, इसके अंदर तो हड्डियां मौजूद हैं और गलाजत से भरी हुई थैलियां हैं। खैर जब इनके दादा ने
वहाँ पे आके उन थैलियों को देखा तो वाकई में उसके अंदर खाना मौजूद नहीं था। उसके अंदर गंदगी भरी हुई थी और बहुत सारी हड्डियां भरी हुई थी। अब ये बड़े हैरान थे कि रात में जब इन्होंने उससे खाना लिया था तो बाकायदा गरम गरम खाना था और रोटियां भी दूर से ही नजर आ रही थी। खैर ये एक अजीब वाकया था जो इनकी फैमिली में, इनके खानदान में आज भी डिस्कस किया जाता है और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो शादी थी वो बेसिकली जन्नात की शादी थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, कामयाबी वाली ज़िंदगी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।